मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आपका स्वागत करती हूं स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी जिसका नाम है चमत्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उसकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और चंद्र प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वे सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर वे सब मंसूबे धरे रह गए और अब गुजर बसर के लिए वही 30 रुपये महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति भी न छोड़ी, उल्टे वधू का बोझ और सिर पर लाद दिया। और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन, जबान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपये की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पहुंच दिए। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और ज़रूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 रुपये से कम पर न मिलता। काम केवल 2 घंटे का। लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा कुंद ज़हन, कामचोर, अभी 9वें दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों चंद्र प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे अपना लड़का ही समझते थे। वह नौकर नहीं बल्कि घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी समझ में अंग्रेजीदा लौंडा भी उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजुर्बेकार था। संध्या का समय था। चंद्र प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, ज़रा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। चंद्र प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह है? वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा? उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? वीरू को ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, यह तो वीरू बाबू से ही पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ। चंद्र प्रकाश ने असमंजस में पड़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन यह समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका। तो अभी ना करूं, यही सलाह है? जैसा आप उचित समझें। मैंने तो दोनों बातें कह दी, तो कर डालूं। मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक ना जाए। मेरे रहते इसकी आप चिंता ना करें। हाँ, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हरज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेंगी, यह समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ। रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा रहती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। चंद्र प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान इकट्ठा होने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में चंद्र प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन चंद्र प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपये खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते देखते फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वह चाहता तो 200-400 रुपये बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन इतना नीच न था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूँ, बास चीजों पर तो आंखें ही नहीं ठहरती थीं। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। यहाँ तो रोकर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश ने कहा, इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना। बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते हैं और चैन करते हैं।
इसी से कहता हूँ ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा ने कहा, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियां खाना मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन रोए। और ना इस जिंदगी में ऐसी कोई आशा ही है, कोई गत की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूं कि ठकुराइन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती तो जान बचती। यह कहते कहते चंपा की आंखें भर आईं। चंद्र प्रकाश ने तसल्ली दी, तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा। अब क्या इतना भी ना कर सकूंगा? मुसीबत के ये दिन क्या सदा बने रहेंगे? जिंदा रहा तो एक दिन तुम्हें सिर से पांव तक जेवरों से लाद दूंगा। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो, ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती। निभाह होता जाए यही बहुत है, मुझे गहनों की साध नहीं है। चंद्र प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करने लेटे तो चंद्र प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर जी जलता है। वैसी चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है? ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भद्दी दिखने लगती हैं। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। यह ना हुआ कि कहते इनमें से कोई चीज चंपा के लिए तुम भी लेते जाओ। तुम भी कैसी बच्चों की सी बातें करते हो, इसमें बचपने की क्या बात है? कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता न करता। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज़ दे देते तो वह निष्फल न जाती। मगर धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है, उसमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता। रात के 11 बज गए हैं, फिर भी चंद्र प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। आसमान में कुछ बादल छा गए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। सहसा चंद्र प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन कंठ देखकर दया आने लगी। यही तो खाने पहनने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फीट ऊंची दीवार थी। वह दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। धूप निकल आई थी। चंद्र प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची उड़ा ले गए। चंद्र प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो? वह संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। न जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और न जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इस संदूक में संदूकची रखी है। नौकरों की कार्रवाई होगी, बाहरी चोर का यह काम नहीं है। तीनों नौकर तो उनके पुराने हैं, नियत बदलते क्या देर लगती है? आज मौका मिला, उठा ले गए। तुम जाकर जरा उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठाकुराइन बेचारी रो रही थीं, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जचवाई और चोर दाढ़ीदारों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। चंद्र प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कहीं ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। समझ में नहीं आता चोर आया किधर से? ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है। कैसे क्या होगा भगवान, तुमने दौड़ धूप की थी तब कहीं जाकर चीजें आई थीं, न जाने किस मनहूस सायत में लगन आई थी। चंद्र प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं है। 10-10 हजार रुपये यूं ही ऊपर रखे रहते थे, कभी एक पाई भी नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़कर कहा, तुम क्या जानो, आदमी का मन कितनी जल्द बदल जाया करता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वह कभी चोरी ना करेगा, यह कोई नहीं कह सकता।
मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा। कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे। चंद्र प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा। कहीं उन्हीं के घर में तलाशी ले ली तो अनर्थ ही हो जाए। बोले, पुलिस में रिपोर्ट कराना और तहकीकात कराना व्यर्थ है। पुलिस माल तो बरामद कर न सकेगी। हाँ, नौकरों को मारपीट भले ही देगी, कुछ नज़र भी उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा ही सॉन्ग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बात करते हो चंद्र प्रकाश बाबू? भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा? तुम मारपीट भी तो नहीं करते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फिजूल मालूम होता है। माल बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी। चंद्र प्रकाश, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, कोई लाभ नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके चुपके पता लगा पाए तो अलबत्ता माल निकल आए, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ। तकदीर ठोक कर बैठे रहो और क्या। चंद्र प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं नहीं बैठने वाला। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है। किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से। तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, हाँ, जरा अपने कोठे पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा तो नहीं खुला रह गया था। चंद्र प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर देता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहां छिपा बैठा रहा हो तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहां पर चंद्र प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। चंद्र प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर के दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह न सकते थे। चंद्र प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो यह स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर में से आया है। अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूं, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या हुआ है। माल तो जाना था, सो चला गया। अब चलो आराम से बैठें। आज रुपए की कोई फिक्र करनी होगी। चंद्र प्रकाश, मैं आज ही वह घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। चंद्र प्रकाश, आप कहें, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे सिर बड़ा भारी अपराध लग गया। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया, संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वह तो रसोई में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर हो ही जाती है। उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस चोर की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। ठकुराइन डरी, तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। चंद्र प्रकाश, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हुई है, उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। चंद्र प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा, बड़ा लायक आदमी है। ठकुराइन, क्या बात है, चोर उधर से आया, यही बात उसे लग गई। कहीं यह चोर को पकड़ जाए तो कच्चा खा जाए, मार ही डाले। देख लेना, कभी न कभी माल बरामद करेगा। अब इस घर में कदापि न रहेगा। कितना ही समझाओ, किराए के 20 रुपये और दे दूंगा। हम किराया क्यों दें? वह आप ही तो घर छोड़ रहे हैं। हम तो कुछ कहते नहीं, किराया तो देना ही पड़ेगा। ऐसे आदमी के साथ कुछ बल भी खाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझती हूँ वह किराया लेंगे ही नहीं। 30 रुपये में गुजर भी तो ना होता होगा। चंद्र प्रकाश ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही प्रायः पूरे दिन यहीं रहते थे। चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपये महीने का काम और मिल गया है, मगर वे रुपये मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वह आमदनी केवल जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक पाई भी घर में खर्च ना आने दूंगा। चंपा फड़क उठी। पति प्रेम का यह परिचय पाकर उसने अपने भाग्य को सराहा। देवताओं में उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब तक चंद्र प्रकाश और चंपा के बीच में कोई पर्दा न था। चंद्र प्रकाश के पास जो कुछ था वह चंपा का था।
चंपा के पास ही उसके बक्से, संदूक, अलमारी की कुंजियां रहती थी, मगर अब चंद्र प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता था। उसकी कुंजी कहाँ है इसका चंपा को भी पता नहीं। वे पूछती है, इस संदूक में क्या है? तो वह कह देते, कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी, उठाकर संदूक में बंद कर दी हैं। चंपा को संदेह का कोई कारण न था। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा वे उस संदूक को खोले हुए देख रहे हैं। उसे देखते ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया। उनका चेहरा जैसे फक पड़ गया। संदेह का अंकुर जमा, मगर पानी न पाकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना ही न कर सकी जिससे संदेह को आश्रय मिलता। 5,000 की संपत्ति को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही ना आए, चंद्र प्रकाश के लिए असंभव था। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से चंद्र प्रकाश अपने कमरे में ही सोने लगा। आषाढ़ के दिन थे, उमस के मारे दम घुटता था। ऊपर एक साफ सुथरा बरामदा था जो बरसात में सोने के लिए शायद ही बनवाया गया था। चंपा ने कई बार ऊपर सोने के लिए कहा, पर चंद्र प्रकाश ने न माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे? चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के यहाँ नहीं होती। चोर घर में कुछ देखकर ही जान खतरे में डालता है। यहाँ क्या रखा है? चंद्र प्रकाश ने क्रुद्ध होकर कहा, कुछ नहीं है, बर्तन भांडे तो हैं ही। गरीब के लिए अपनी हांडी ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। चंद्र प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो सशंक होकर बोला, संदूक तुमने हटाया? यह कोई पूछने की बात तो न थी। झाड़ू लगाते वक्त चीजें प्राय इधर उधर खिसक ही जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती। घर में तुम रहती हो तो जानेगा कौन? अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही पूछता था। मगर जब तक संदूक खोलकर सब चीजें ना देख ले, चंद्र प्रकाश को चैन कहा। चंपा ज्यों ही भोजन पकाने लगी, चंद्र प्रकाश ने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मज़ा देती हैं। चंद्र प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद भी थीं। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ एक तश्तरी में रखी और चंद्र प्रकाश को देने आई। चंद्र प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्यों लाई हो? अच्छा, पकौड़ियाँ हैं। आज चंपा को संदेह हो गया। संदूक में क्या है यह देखने की उत्सुकता हुई। चंद्र प्रकाश उसकी कुंजी कहीं छिपा कर रखता था। चंपा किसी तरह वह कुंजी उड़ा लेने की चाल सोचने लगी। एक दिन एक बिसाती कुंजियों का गुच्छा बेचने आ गया। चंपा ने उस ताले की कुंजी ले ली और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो आभूषण हैं। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। ये गहने कहाँ से आ गए? मुझसे कभी इनकी चर्चा नहीं की। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं हैं? चीज़ें वही थीं जिनका वह बखान करते रहते थे। उसे अब कोई संदेह न रहा, लेकिन इतना घोर पतन! लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? यह दुर्भावना इनके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया। अगर आग्रह करती भी तो क्या उसका आशय यह होता कि वह चोरी करके लेकर आए? चोरी आभूषणों के लिए? इनका मन क्यों इतना दुर्बल हो गया? उसके जी में आया इन गहनों को उठा ले और ठकुराइन के चरणों पर डालकर उनसे कहे, यह मत पूछिए ये गहने मेरे पास कैसे आए। आपकी चीज़ आपके पास आ गई, इसी से संतोष कर लीजिए। लेकिन परिणाम कितना भयंकर होगा। उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। चंद्र प्रकाश से उसे वह प्रेम न रहा, वह सम्मान भाव। बात बात पर तकरार होती। अभाव में जो परस्पर सद्भाव था वह गायब हो गया। तब एक दूसरे से दिल की बात कहते थे, भविष्य के मंसूबे बांधे जाते थे, आपस में सहानुभूति थी। अब दोनों ही दिलगीर रहते। कई कई दिनों तक आपस में बात भी न होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। चंद्र प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि नगद 10,000 की जमानत दाखिल की जाएगी। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? चंद्र प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता था। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय में बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? चंद्र प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा, 10,000 की नगद जमानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ रखे हैं? अजी, तुम दरख्वास्त तो दो। अगर सारी बातें तय हो जाएं तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता ना करो।
चंद्र प्रकाश ने स्तंभित होकर कहा, आप जमानत दे देंगे? हाँ हाँ, यह कौन सी बड़ी बात है। चंद्र प्रकाश घर चला तो बहुत रंजीदा था। उसे यह जगह अब अवश्य मिलेगी, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। ठाकुर साहब की सरलता, उनका उस पर इतना अटल विश्वास उसे आहत कर रहा है। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को कुचले डालती है। उसने घर आकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण के बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? चंद्र प्रकाश ने चढ़कर कहा, फिर और किसे दिलवाता? यही ना होता कि जगह न मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती। रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके रुपए भी जाएं। यह तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं अनाड़ी हूं? चंपा ने विरक्तता से कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। चंद्र प्रकाश धक से रह गया। उसने चंपा को चुभती हुई आंखों से देखा, पर चंपा ने मुंह फेर लिया। वह उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय न कर सका, लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदासीन रहना उसे विकल करने लगा। उसके मन में प्रश्न उठा कि इस वाक्य में कहीं आक्षेप तो नहीं छिपा हुआ है? चंपा ने संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इस समय वह अपनी एक आंख भी भेंट नहीं कर सकता था। भोजन करते समय चंद्र प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नियत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे यह उसके जीवन या मृत्यु का प्रश्न हो? चंपा ने संकट में पड़कर कहा, कुछ नहीं, मैंने तो दुनिया की बात कही थी। चंद्र प्रकाश को संतोष न हुआ। क्या जितने आदमी बैंकों में नौकर हैं उनकी नियत बदलती रहती है? वह बोला। चंपा ने गला छुड़ाना चाहा। तुम जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में ही तुम अपनी नियत ठीक नहीं रख सके, 100-200 रुपए की चीजें घर रख ही ली। चंद्र प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया। वह बोला, अच्छा, तुम्हारा संकेत उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवा उनकी एक पाई भी नहीं छुई, और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं। बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने तिरस्कार भाव से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई लेना भी मैं पाप समझती हूँ। तुम्हारी सज्जनता तो मैं जब जानती कि तुम कमीशन के रुपए लेकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सुलूक किए, कुछ याद है? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वे 20 रुपये महीने देते जाते थे। इलाके से कई सौगात आती तो तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजते थे। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी मेहरी जब नागा करती, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते। बीमारी में डॉक्टर साहब की फीस उन्होंने दी, और दिन में 2-2 बार हालचाल पूछने भी आया करते थे। यह जमानत ही क्या छोटी बात है? अपने संबंधियों तक की जमानत तो जल्दी कोई कराता नहीं है। तुम्हारी जमानत के लिए 10,000 रुपये नगद निकाल कर दे दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो जाएं। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे, उसके लिए हमें भी अपने प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। चंद्र प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है, यह उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है। मन का विकार उस वक्त मालूम होता है जब कोई उसे हमारे सामने खोलकर रख देता है। किसी सामाजिक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग्य चित्र देखकर क्यों हमारे मन को चोट लगती है? इसलिए कि वह चित्र हमारी पशुता को खोलकर हमारे सामने रख देता है। वह जो मनोसागर में बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे केंद्रीभूत होकर वृहदाकार हो जाता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है, उफ। चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने चंद्र प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी। वह संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। मन में फैला हुआ विकार एक बिंदु पर एकत्र होकर टिसने लगा। कई दिन बीत गए। चंद्र प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी स्त्री वीरू और उसकी नई नवेली बहू अभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। बाहर 2-4 मित्र गा बजा रहे हैं। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। चंद्र प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, इस वक्त मैं ना जाने दूंगा। चंपा को उसका यह आग्रह बुरा लगा। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछावन नहीं है, और न काफ़ी जगह ही है। रात भर उन्हें तकलीफ देने और आप तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत उसकी समझ में ना आई, लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। वीरू और चंद्र प्रकाश बाहर बरामदे में थे। 3 स्त्रियां अंदर कमरे में थीं। चंद्र प्रकाश जाग रहा था।
वीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। चंद्र प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चल पड़ा। कई महीने पहले वह इसी भांति कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी, आज कांटा निकलने की। तब ज्वर का चढ़ाव था, उन्माद, ताप और विकलता से भरा हुआ। अब ज्वर का उतार था, शांत और शीतल। तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ता जा रहा है। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से वीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकची रख दी। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद किया, घर की ओर लौट चला। हनुमान संजीवनी बूटी वाला धवल उठाए जिस गर्वीले आनंद का अनुभव कर रहे थे, कुछ वैसा ही आनंद चंद्र प्रकाश को भी हो रहा था। गहनों को अपने घर ले जाते समय उसके प्राण सूखे हुए थे, मानो किसी गहरी अथाह खाई में गिरा जा रहा हो। आज संदूकची को लौटाकर उसे मालूम हो रहा था जैसे वह किसी विमान पर बैठा हुआ आकाश की ओर उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वह घर पहुंचा तो वीरू सोया हुआ था, कुंजी उसके सिरहाने रखी थी। ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। चंद्र प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाया करता था। आज वह अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। पूरा संदूक का संदूक मिल गया, एक चीज भी नहीं छुई, जैसे केवल रखने ही के लिए ले गया हो। चंद्र प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए जब तक वह अपनी आंखों से संदूक न देख ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 महीने के बाद मिल जाए। और ज्यों का त्यों संदूक को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं करती। ठाकुर साहब, किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। बीरू की माँ कहती है कोई दैवी घटना है। आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। चंद्र प्रकाश, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी विश्वास ही ना आता। ठाकुर साहब, आज इसी खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। चंद्र प्रकाश, आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था। ठाकुर साहब, अनुष्ठान तो 20 ही करवाए थे। चंद्र प्रकाश, बस, तो यह अनुष्ठान की ही करामात है। घर लौटकर चंद्र प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वह दौड़कर उसके गले से चिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछुड़ा हुआ पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। चंद्र प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ हमारी दावत है। मैं कल 1000 कंगलों को भोजन कराऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा न होगा। चंद्र प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। हमारे साथ इस सफ़र में इसी तरह बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।